रे डबलुआ पूछी तो रबिया से कि का करते हो, अब तो जो हो गए न काम, अब का करते हो। तो हमने कहा कि शर्म नहीं आ रही आपको, बेटा के मार के और कुछ अब क्या करेगी, आपको जो करना था तो कर दिए, अब मुझे जो करना होगा उसे हम करेंगे। क्या मेरा ही बेटा था कि आपने मेरे बेटे को मार दिया, यही सब चीज़ बोले तो पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को भी मैंने ही सूचना दिया। मेरे ही पिता ने घर से बाहर निकालने और जान से मारने की धमकी दी थी। तो हो सकता है कि वो मुझे मेरे साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है मुझे मार दें या गायब करवा दें। आज तारीख 10 अगस्त 2021 है। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ वो मेरे पिता अगर कुछ कर दें या मुझे मार दें तो मेरी मौत का सबूत किसी के पास तो रहे। इसलिए मैं ये वीडियो बना करके अपनी माँ और अपने भाई के पास भेजने का कोशिश करूँगा। पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि उसके बेटे का हत्यारा कौन है। मुझे मारने में वो कामयाब हो जाते हैं तो बस मैं ये चाहता हूँ कि इन तीनों लोगों को सज़ा हो। मैं वापस तो नहीं आऊँगा देखने के लिए कि सज़ा हुई कि नहीं हुई, पर इतना तसल्ली होगा कि मेरी माँ को इंसाफ मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे मामले को आपके सामने ले आ रहा हूं जो अभी तक कम से कम मैंने नहीं सुना था, मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा था। मतलब फिल्में बनी हैं, अपराध पर बनी हैं, घृणित अपराधों पर बनी हैं, लेकिन इस तरह कोई फिल्म भी आज तक नहीं बनी जो मुझे लगता है। मतलब एक परिवार में आपसी जो रिश्ते हैं वो किस कदर जो है दुश्मनाना रूप लेते हैं, उसमें हत्या तक बातें जाती हैं। बाप बेटे की हत्या कर देता है, पत्नी और एक दूसरे बेटे के पीछे पड़ जाता है उनको मारने के लिए, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाते हैं, पूरा परिवार बिखर जाता है। और वह शख्स जो इसके केंद्र में है वो जनप्रतिनिधि है। वो 2 बार विधायक रह चुका है। एक बार 1995 में अरवल से विधायक चुना जाता है और उसके बाद 2015 में एक बार फिर वो विधायक बनता है। और इसके इर्द गिर्द जो पूरी एक अपराध की दुनिया चल रही है और उसमें खुद अपना ही परिवार उसका तबाह हो रहा है, उसके लिए वो भस्मासुर बन गया है। इस पूरी कहानी के पीछे क्या इसकी पूरी सच्चाई है, असलियत है, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंची, उसके एक किरदार इस समय हमारे साथ हैं। नाम है उषा जी और ये विधायक हैं रविंद्र सिंह नाम उनका ना, और आप उनकी पत्नी हैं। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, मैं चाहूँगा संक्षेप में, क्योंकि कहानी तो बड़ी लंबी है, अगर बनाई जाए तो एक फिल्म बन जाएगी, लेकिन अभी हम लोग फिल्म तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन चाहेंगे 15-20 मिनट के अंदर पूरी एक कहानी आ जाए। मेरा मैके हुआ अरवल जिला, बिहार में। अरवल जिला के एक गांव है जिसका गांव का नाम है मखदूमाबाद। वहाँ मेरा मैके है। और मेरी ससुराल हुई औरंगाबाद जिला के दाऊदनगर थाना, इस गांव का नाम हिचन बिगा हुआ। अच्छा। मेरी 1972 में शादी हुई। अच्छा, तो अब जो है ये अरवल, मतलब आपकी ससुराल हुई दाऊदनगर में, वहाँ आपके पति रविंद्र सिंह का वो घर है। फिर तो फिर आप लोग राजनीति शुरू किए, माले से राजनीति आपकी शुरू हुई थी। हाँ, माले कार्यकर्ता थे दोनों लोग हैं। और उसके बाद क्या रविंद्र बाद में आरजेडी ज्वाइन कर लिए? हाँ, हम 14 साल तक हम रहे माले में। हाँ, लेकिन इनकी कुछ गतिविधियां माले में रहते हुए भी बहुत संदिग्ध थी। इसके चलते इनको पार्टी ने निकाला। अच्छा, पार्टी ने इनको निकाला? हाँ, निकाल दिया था। और इनकी पत्नी होने के नाते मुझे भी साथ में निकाल दिया। अच्छा। कृष्णदेव यादव सब बिहार के अध्यक्ष थे, उन्होंने चिट्ठी दिया। चिट्ठी भी जब जरूरत होगी आपको तो मैं उपलब्ध करा दूंगी। मुझे निकाला गया। ठीक है। तो अब उनके चलते मैं भी एक जौ के साथ घुन मैं भी पिसा रही हूँ। अच्छा। और मैं पत्नी हूँ। हाँ। तो पत्नी के नाते तो जो समाज की बनावट है, भारतीय जो परंपरा है, उस परंपरा के तहत हमें अपने जीने का ठान लेगा, चाहे जो भी हो। मैं जानवर तो नहीं हूँ कि मेले बाजार में बेचे जाऊँ। ये तो जो इनकी गतिविधियां थी, जो संदिग्ध गतिविधियां, क्या मतलब उसमें कुछ जो है अपराध जगत
और कुछ किसी तरह का चरित्रगत भी दिक्कतें थी, इस वजह से निकाले गए थे। हाँ, इनकी आचरण खराब थी। आचरण खराब। किसी भी औरत जिस घर में सेंटर लेते थे उस सेंटर के महिलाओं के साथ ये बदतमीजी करते थे। अच्छा अच्छा। और ये पार्टी इस पर एक अनुशासनिक कार्रवाई किया था, लेकिन अब पत्नी का नाते मुझे भी उसमें निकाल दिया। ये कब जो है आरजेडी ज्वाइन किए? ये आरजेडी ज्वाइन किए 1993 में। 93 जी। अच्छा। 1995 में इनको टिकट मिल गया। वो टिकट मुझे ही मिल रहा था। इन पर बहुत सारे केस मुकदमे थे, जिसके वजह से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नहीं, हम आपकी पत्नी को टिकट देंगे, हम पर बहुत सारे केस मुकदमा है, हम नहीं देंगे। यहाँ तक कि हमने जब आंदोलन के दौर में लालू प्रसाद यादव जब जा रहे थे 90 के चुनाव में, और 90 से मैं भी औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी माले से। हाँ। अच्छा। तो इनकी कार्यक्रम को हमने बाधित कर दिया था, क्योंकि हमारी सभा हो रही थी औरंगाबाद विधानसभा के क्षेत्र में शिवगंज मोड़ पर, और काफी भीड़ थी। भीड़ ने इनको रास्ता जाने का मौका नहीं दिया। 1 घंटा तक मेरी करीब 1.25 घंटा स्पीच हुआ। उस स्पीच को सुना, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये तो मेरी पार्टी के लायक है, इतने लड़ाकू महिला को। लेकिन उनकी ऑफर हमारे पास आया भी, लेकिन हमने ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि हमने जो जनता से वादा किया था कि आपके लिए संघर्ष करेंगे, तो हम और टिकट के लिए भूखे नहीं थे। मुझे तो कहीं भी टिकट मिल जाती, लेकिन हम क्यों वैसे लोगों को, मजलूमों के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे थे, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये देखिए, तो इनका 95 में टिकट मिलता है, विधायक भी बनते हैं। तो मैं उनके बहुत राजनीतिक कैरियर पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मामला जो है घर से जुड़ा हुआ, परिवार का है, अपराध की दुनिया से जुड़ा है। ये जो परिवार में जो शुरू हुआ आप लोगों के खिलाफ, आपके बच्चे के खिलाफ, और हत्या तक मामला पहुंचा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? ये मजबूती अगर हुई तो मेरे बड़े बेटा का शादी हुआ था 2006 में। लेकिन इनकी जो कहे ना कि इनकी चारित्रिक मामला, ये अयासी जिंदगी जीते हैं। हर खूबसूरत औरत को चाहते हैं हमारी हम बिस्तर हो, चाहे जो भी उनको उपाय करना पड़े। इसी के चलते घर का पूरी प्रॉपर्टी भी बर्बाद किए। और जो अभी विधायकी में रहे हैं, अब क्या कमाए क्या नहीं, क्या लूटे, ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन अयासी जिंदगी जीने लगे। 1995 में जब ये विधायक बने, और 1996 में ही मुझे डिवोर्स देने लगे, और यहाँ तक कह दिया कि न तुम्हारे बच्चे को रखेंगे, न किसी को नहीं रखेंगे, तुम निकल जाओ। लेकिन जब हम तैयार हो गए, कसम खा लिए थे कि हम अगर के औलाद होंगे तब अगर तलाक नहीं दिए थे, तो मुझे भी लगा कि अपने गलत आदमी, माँ को ये इतना गलत शब्दों से नवाज रहा है, तो नहीं, तलाक दे देने में ही अच्छा, क्योंकि माँ पर जो कलम लगेगा वो तो मिट जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, आपको तलाक देना है दे दीजिए, और लेकिन बिना तलाक दिए तो हम जाएंगे नहीं। मेरे बच्चे उच्चे भी निकलने के लिए तैयार कि ठीक है माँ के साथ चलेंगे, लेकिन आज तक इन्होंने तलाक नहीं दिया, लेकिन हमसे अनबन चलता रहा। अच्छा, तो ये 2006 से जो शुरुआत हुई वो बताइए, कहानी जो है कैसे सिलसिला आगे बढ़ा? जी, तो 2006 में हमारे बेटे का शादी किया इन्होंने। बड़े बेटे का शादी, जिसका शशिकांत। आपके 2 बेटे हैं? जी, 2 बेटे। बड़े बेटे की शादी किया जी, तो शशिकांत प्रभाकर उसका नाम है, उसका हम शादी किए 2006 में, वही किए थे। लेकिन इनकी समधिन के साथ, उसका कुसुम देवी नाम है, वो भी अभी नीतीश जी के साथ है, अच्छा गायक हुआ है पूरा। मतलब ये थी, वो भी 2 शादी छोड़ करके तीसरा शादी किया। उसके बाद में भी मतलब उसके भी करियर बहुत गिरा हुआ है चरित्र के रूप में। तो इन्होंने क्या सोच करके शादी किया था अभी समझेंगे। लेकिन शादी के बाद जब मेरे बेटे को ये समझ में आ गया कि मेरे पिता जो है मेरे सास के साथ कुछ नैतिक पतन की ओर गिर रहे हैं, उनके साथ नाजायज संबंध है, तो ये अपने पत्नी को समझाया कि तुम अपनी माँ को समझाओ, इस तरह से नहीं रही, हमको पसंद नहीं है। तो ये खेल दिए कि अरे भाई तब तो अभी शादी होते ही ये इसको जब लड़के को पता चल गया था तो ज्यादा लंबे समय तक तो चलेगा नहीं। तब इन्होंने प्लान बनाया, किसी वकील से सलाह लेके या जैसे भी हुआ है, डिवोर्स दिवाने का बात किया कि डॉरी एक्ट का केस लगाने का बात किया। लेकिन वकील लोगों ने सलाह दिया कि डॉरी एक्ट में आप लगाइएगा तो चलेगा नहीं, क्योंकि बेटा कोर्ट में अगर कह देगा कि नहीं हम तो रखने के लिए तैयार है, कोई ऐसा सबूत नहीं है, तब क्या होगा। तब इन्होंने कहा किसी की नहीं, तब डिवोर्स सलाह लोग दिया किसी की डिवोर्स इस पर देगा कि जिस लड़की को लड़के के साथ रहना है, अगर वो रहेगा सक्षम तब ना, इसलिए उसको नपुंसकता का आरोप लगा करके मुकदमा करवाया 2007 में। और उसके तहत 2010 में ये हमारा केस मतलब फाइनल हुआ। लेकिन ये तब तक आई, ये दबाव बना रहे थे छोटे बेटा पर, जिसकी हत्या इन्होंने किया, कि इसको डिवोर्स करवा देंगे, इसी बेटा से शादी करा देंगे। क्योंकि वो बेटा आरोप लगाया है, तो
उसकी तो पत्नी रहेगी तब नहीं लड़ेगा, इसकी पत्नी का रिश्ता तोड़वा देंगे तो मेरी बहू भी रह जाएगी या मेरी समधिन भी रह जाएगी, फिर हम अपना ऐश की जिंदगी जिएंगे। इन्होंने ऐसा खेल किया और ये लड़ाई लड़ते लड़ते फिर मतलब 2010 में केस फाइनल हुआ। उसके पहले हमने मेडिकल बनवाया, उसका भी मेरे पास मेडिकल का भी कागज है, बेटे का, बड़े बेटे का। जी हाँ, लेकिन उसमें सारा नॉर्मल निकला जी। तो हुआ कुर्की तो भाई लड़की रहना ही नहीं चाह रही है, तो पति भी नहीं रखा जा सकता। लेकिन मैंने तो ये कहा कि ये मेरे घर में मर्डर हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है कि हम इससे शादी कराएंगे ही, और मेरा बेटे कहता है कि मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी पर कोई उंगली भी आंख भी दिखाएगा तो हम आंख निकाल लेंगे, और मेरे घर में शादी कैसे करके रहेगा, तो दो में से हम एक ही न रहेंगे। तो इन्होंने जवाब दिया कि तुम क्या करोगे, हम शादी कराएंगे, तुम उसको मार दोगे, तुम मार दोगे अगर उसको तो हम तुमको मार देंगे। इसीलिए मेरा बेटा कहा भी कि तो आपको अगर इस पसंद ही तो इसको आप खुद रख लेते, हम भाई के बीच में क्यों झगड़ा लगा रहे हो, आखिर कौन रखेगा, हम उसको मार देंगे कह रहे हैं और आप हमको मार देंगे, तो हमने दोनों मार देंगे तो उसको कौन रखेगा। तो आपको अगर पसंद था तो हमने दोनों में लड़ाई मतलब लेके उड़ जाइए, कहीं चले जाइए। यही यहाँ से बहुत मतलब विवाद बढ़ता गया, और इसके वजह में हमको दबाव में केस भी इन्होंने किया कि ताकि इसको हम सिलेंडर बोलवा ले, अपने कब्जा में ले ले। कोर्ट में इन्होंने केस किया, केस नंबर 84/7 है। तो उसमें दिया था कि हमारी पत्नी है, हम इसको रखना चाहते हैं, रखती नहीं। अच्छा, तो आप मतलब साथ नहीं रह रही थी या कहीं और रह रही थी? हाँ, क्योंकि 2006 में शादी हुआ, जब ऐसा ऑब्जेक्शन लगा दिया। ऑब्जेक्शन लगाने का मतलब है कि मेरा लड़का एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो आत्महत्या पर तुल गया था। अब हमारे पास कोई आधार नहीं है, न घर है, न दुआर है, न कोई कमाने का स्रोत है, न कुछ है। अब बेटा अगर कुछ करता भी तो वो तो खुद फ्रस्ट्रेट है, क्या करेगा। तब उसको हमने ट्यूशन धराया। मेरा भाई सासाराम में रहता है, वो बुलाया कि यहाँ आओ, यहीं पर हम व्यवस्था करते हैं। तो हम वहीं गए, वहीं से फिर मेरा बेटा कुछ कोचिंग कर करके चला रहा था। तो ये जो है ये आप कह रहे हैं कि फिर ये आपके घर भी नहीं रह रहे थे, दाऊदपुर वाले जो है कहीं दूसरी जा रहा, तो कहानी क्या है? बस रविंदर सिंह जी, यही हमको घर से जो निकाल दिया ना, मर्डर करना चाहता था ना, मेरी मर्डर करना चाहता था कि इसको मार देंगे तो लड़का तो खुद आत्महत्या कर। रविंदर सिंह किसी और के साथ रहते हो भी, ये कहानी है ना, वो क्या कहानी है उसके बारे में बताइए। वो अपने समधिन के साथ भी थी, कई औरतों के साथ इनका है इस तरह का नाजायज। ये जो मर्डर वाली बात आई वो कब हुआ, यहाँ तक बात कैसे पहुंची? यही बात है कि जब हमने अब ये बेटा भी हमारा बात समझ गया, छोटा बेटा जिसका मर्डर की रही है, इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई में जब कोई मिला नहीं, प्रॉब्लम नहीं, भाई को भी जिंदगी को तबाह कर दिया। और आप जिसको रखे हुए मेरे अपनी पोती है गोतिये की, और ये समाज में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। आप दुनिया को माले में भी रह करके अन्याय के खिलाफ लड़े थे, और आप खुद ही अपने तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो पोती वाली कहानी वो क्या, उसको भी संक्षेप में बता दीजिए। पोती है अपनी गोतिये की, जिसका नाम है ममता कुमारी, उसका बाप का नाम है सत्येंद्र, और माँ का पता नहीं क्या और नाम है। 4-5 बेटियां हैं उसकी, और पहले माँ से ही इसका रिश्ता बन गया। उस लड़की का भी शादी इन्होंने ही कराया, जो अम्बा में बैजनाथ महतो हैं, उनके बेटा से इन्होंने शादी कराया, और उस लड़की से उस लड़के को जहर दिवाया। तो लड़का के माँ को पता हो गया, तो जैसे विरोध किया, तो उस समय से ही रविंदर सिंह अपने के साथ ले आए, और उसी के यहाँ रह रहे। उसी समय से करीब लगता है कि ये 12-13 के साल से लग रहा है कि अच्छा वहीं रह रहे हैं जी। 2000 लगता है 13 से उसी के यहाँ या 12 से रह रहे हैं उसी। अच्छा, तो अब इतनी प्रक्रिया बढ़ गई। अब बहाना ये था कि माँ को हमारा, चूंकि हमको तो घर से निकाल दिए थे, बेटे में आरोप लगाने की वजह से 14 साल हम सासाराम में रहे, और इधर उधर ये बहाना बना लिए कि इसे कि अब तो ज्यादा दिन तक उसके साथ रहे। माँ भी उनकी विरोध करती थी कि अच्छा नहीं लगे रहा है बाबू, ये पोती है, इसके यहाँ क्यों रहते, अपना घर रहो, तो तोरा कौन सेवा करेगा, तो हमारा सेवा की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा इसीलिए कहा, मेरा बेटा कई लोग से कहवाया कि ये जो दूसरे को बहाना बना के रख रहे हैं, समाज में गलत मैसेज जा रहा है, हमें भी लोग नहीं चलने दे रहा है कि तुम्हारा बाप क्या कर रहा है, ये बहुत खराब काम करे, बाप को समझाओ। लेकिन बेटा तो बात समझने का कहाँ तैयार था।
तो दादी को ही चिंता है कि दादी आप पापा को समझाओ, मेरे साथ रहे, हम लोग बना के खिलाएंगे, और जहाँ तक सेवा करने की तो हम भी जब तक हैं करेंगे, नहीं तो मेरी शादी करवा दो, मेरी पत्नी आएगी तो शादी तो बिल्कुल ये छोटा बेटा जो है फिर अपनी शादी के लिए बात कर रहा था इनसे। जी जी और शादी का तय भी हो गई थी जी। तो वो प्रकरण सुनाइए और फिर चीजें कैसे आगे बढ़ी। जी, तो जब इन्होंने कहा दिया, जब बेटा मेरा खुद से कहा कि पापा मेरी शादी कर दीजिए, अब उस समय एमएलए बन गए थे 2015 में, तो अब इन्होंने कहा किसी कि ठीक है तुम अपने से तय करोगे तो हम शादी कर देंगे। तो इन्होंने जिससे बात किया, उस बात से लड़की के गार्जियन से इनको बात कराया, तो बात पक्की हो गई, ये तैयार हो गए। लेकिन 4-5 महीने के बाद इनकी मन मिजाज फिर वो जो है इसके साथ रहने वाला रखनी, वो कह दिया कि तो भाई आप तो इतना दिन से हमको रखे हुए हो कि हम रखेंगे, तो जब पत्नी अपनी बहू को ले आओगे तो फिर हम किस बहाने से रहेंगे, तुम तो अपनी बहू के साथ चल जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। तो अब ये मिल करके खेल खेला कि नहीं, अब गांव की उसका मम्हारा इसलिए गांव की भजनी लगेगी तो हम लोग कैसे कह देंगे। यहाँ से ये विरोध शुरू कर दिया कि नहीं हम हर हालत में उसमें शादी नहीं करेंगे। और लड़की भी कह रही कि जब करेंगे तो उसी से, और लड़का भी अब कह रहा है कि जिसके साथ हमने इतना दिन बात की जगह कैसे नहीं, किसी की भी प्रतिष्ठा है, आप समाज के बदलने चले हैं, ये भी तो सामाजिक मामला है। शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए छोटे बेटे की जिससे तय हुई थी। जी, तो इन्होंने फिर दबाव दिया, लड़की के गार्जियन पर दबाव देने लगा कि अगर तुम जिद करके अगर शादी करोगे तो तेरी बेटी राड़ हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। अच्छा, हाँ, धमकी दिया। जी, तो उसके पास दबाव आने लगा कि भाई अब दुनिया में लड़का नहीं है किसी से शादी करो, लेकिन लड़की तो तैयार नहीं हो रही कि हम जब भी करेंगे तो उसकी भी एक मजबूरी था माँ का भाई कि भाई लड़की करेगी तो मुझे करेंगे, ये कह रहे हैं कि हम करने नहीं देंगे, विधवा हो जाएगी। देहरादून में कोई किसी की गार्जियन ऐसा हो जाता है, ये शादी हो नहीं पाई। और इस बीच आपका छोटा बेटा सार्वजनिक जीवन में भी आ गया, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, लड़ा भी। जी, तो लड़की कही कि तो ठीक है, आप अब मतारी के बहाना करें कि जब नौकरियां नहीं है तो हम नौकरियां से करेंगे, कुछ भी नहीं है, अपने पैर पर खड़ा नहीं है। तो लड़की ने कहा, मेरे बेटे की होने वाली जो पत्नी थी उसने कहा कि आप ठीक है, आप नेतागिरी सब कुछ कर रहा है, आपकी माँ भी बड़ी नेता है, तो क्यों न आप लालू यादव से मिल करके आप टिकट ले लीजिए, आप विधायक बन जाएंगे तो कम से कम हम लोग को जिंदगी जीने का हो जाएगा। हम लोग लालू यादव से मिलने गए, जब ये रांची में थे जेल में, वहाँ गए तो उनसे इनको बायोडाटा मांगा, सारा चीज दिए, वो भी मेरे पास है, चुनाव लड़ा, उसका भी सारा चीज मेरे पास, सारा निर्दलीय चुनाव जी, तो टिकट नहीं दे सके तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ा। पब्लिक में इसके बहुत बढ़िया पकड़ था, इसका पॉलिटिकल बहुत ही पकड़ अच्छा। ये 2020 की बात, 2020 के चुनाव, 2020 की बात। तब इनको ये भी लगा कि टिकट मांगने के समय लालू यादव जी के, राबड़ी जी के जब आवाज गए थे, मीडिया वाला भी घेर लिया था, उन्होंने कहा मेरी भी है, उसका भी न्यूज हम देंगे आपको, कि तो हमने मांगा कि हाँ हमको बेटा को चाहिए। बेटा भी उसमें बोला है कि हाँ भाई इनके प्रति लोगों के आक्रोश है, इसलिए हमको टिकट दीजिए। और तेजस्वी जी नारा दे रहे कि तेजस्वी, तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। तो भाई नौजुवक है तो नौजुवक में नौजवानों की जरूरत है, तो हम नौजवान हैं ही, तो भाई हमको टिकट दे। क्योंकि भाई इसमें क्या गलत है, आप अपने बेटा को, बेटी को, पुतों को, सबको आप टिकट दे सकते हैं, तो हमको क्यों नहीं दे सकते? हम अगर उसके लायक नहीं रहेंगे तब ना, हमें डिग्री में कमी है कि हमें काबिलियती में कमी है, दीजिए। इसके लिए उन्होंने अपना दावा किया था, लेकिन ये उनको टिकट नहीं मिला, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो रविंदर सिंह की यहाँ से भी और तीखापन बना। अच्छा, मतलब 2 कारण हो गए, एक तो लगा कि एक राइवल घर में खड़ा हो रहा है जो हमको राजनीति से बाहर कर देगा, दूसरा इधर एक पत्नी वाला जो मामला था, उसकी शादी और उससे चलते जो समस्याएं खड़ी हो रही थी, ये 2 बड़े कारण हो गए। तो अब इनको ये सब चीज भाई अब रहेगा ये, तो हमको तो टिकट लेने नहीं देगा, मजबूरी हो जाएगा। उन लोग विवाद में लालू ये चाहे नीतीश कोई भी कहेगा कि उनका बेटा ही दावेदारी कर रहा है, तो विवाद में पहुंच जाएगा, इसलिए इसको रास्ता से हटा दें। कि 20 के बाद मतलब ये एहसास छोटे बेटे को होने लगा कि हमको कभी भी खत्म किया जा सकता है। वो किस तरह था और क्या कुछ आप वीडियो भी आप दिखा रही थी? जी, तो हम और मैटर है, एक डालमिया नगर, डिहरी रोहतास जिला में डालमिया नगर जगह है, जिसमें ये जो माले में थे तो इन पर बहुत सारा जो केस मुकदमा था, तब कितना बार हमारे घर में
वो दमनात्मक कार्रवाई हुआ, जिसके वजह से कि बच्चे को पूछना है तो मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी दोनों मिलकर कुछ पैसे लगा के लालमिया नगर में जमीन घर बना हुआ घर लिए और ननद के नाम से लिया। अच्छा। क्योंकि ये तो बेच देते और बेचे हमारे छोटे थे, इसके चलते ससुर जी हमारे बोले कि देखो बेटा हम अपनी बेटी के नाम से, छोटी बेटी के नाम से ले दे रहे हैं, जब बड़ा हो जाएगा तो इसके नाम से सब ट्रांसफर करा दिया जाएगा। तो बड़ा हो गया तब तो उसने ये कहे भी, ये खुद कहा कि पापा वो फुआ कह देगी कहीं नहीं हम मर जाएंगे का, तो जमीनिया लिखवा लेते अपने नाम से। ये बोले कि का लिख दे तो तोरा, हाँ हमको लिख दे। तो ये बात किया तो इसको जमीन वो लिखने के लिए तैयार था, लेकिन पूंजी तो था नहीं। कुछ सूद पर पैसा ले करके 4 डिसमिल जमीन जो बना हुआ था मकान उसमें लिया और कहा कि बाकी, फिर कहा कि उतना पैसा कहाँ से लगाएंगे, हुआ ऐसा है कि इस पूरे जमीन को बेच दो और तो हम भी कुछ अपना पूंजी लगा करके कोई रोजगार धंधा करेंगे और तुमको भी कुछ मदद कर देंगे, क्योंकि तुम भी अस्वस्थ रहती है, इतने दिन से तुम इस संपत्ति को बचा कर रखी है। उसमें 4 डिसमिल लिखाया, लेकिन ये बड़ी बहन का बेटा है, बड़ी बहन का बेटा जिसका विजेंद्र नाम है, जो वीडियो में नाम बोला है वो, उसको उस घर में रख दिए और कहते हैं कि निकलना नहीं। कोई ग्राहक जा रहा है उसको भड़का दे रहे हैं कि नहीं ये मेरा नाम है, कहते हैं कि हम जमीन लिए हैं, इस घर पर हम पैसा लिए हो भगना से। तो मेरा बेटा का यही कहना था कि भाई ये मेरा जमीन है, मेरे नाम से है, तो आप इस जमीन पे पैसा लिए तो गलत तो आपकी है उसके साथ, हमारा क्या दोष है? आपके नाम से जमीन है तो आप उस जमीन को लिख दीजिए, चाहे पैसा दीजिएगा कि क्या दीजिएगा आप समझिए, लेकिन ये करे कि नहीं तुमको घर नहीं खाली करेगा। उसका भी इवेक्शन सूट मेरा चल रहा है, घर से निकालने का भी, वो भी केस, उसका भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। तो ये बहुत लंबी बंटवारा सूट चल रहा था पूरी जमीन को। मेरे पास 19 बीघा जमीन था, जिसमें इन्होंने पूरी इसी 81 जिंदगी में सारी जमीन को इन्होंने बेच दिया। 6 बीघा और के आसपास जमीन है, उसको भी इजारा रख दिया। अच्छा। हम लोग तो तबाह हो गए। बेटा तो मेरा दूसरे का जमीन लेकर के मुंह बोया था, इसी तरह से जिसमें, लेकिन मेरे बेटे को जिंदगी नहीं जीने दिया गया। इनमें प्लान बने 2022 को दिसंबर से ही अपना घर में आ गए और उनकी हम कहिए को वो अपना बेटा भी मेरा रोज रेगुलर उसमें अपने मोबाइल में उनका गाड़ी का रोज एथी लेता था फोटो की, कब से कब तक की लगातार यहाँ रह रहे। कुछ तो मेरे पास भी है गाड़ी का उनका की फोटो ले रहा है। लेकिन ये तो योजना बना लिए थे और बना करके गाँव वाले जो थे और जो लड़की का जहाँ मम्हारा था उस मम्हारा के लड़का को भी जिसका हमने नाम दिया है उसमें मर्डर में FIR में नाम क्या ऐसे नाम है उसका नाम दिया हुआ है। और बगल का लड़का, ये तीनों आदमी इनका शूटर था, जहाँ भी चलते थे यही राइफल बंदूक ढो करके ले चलता था और बार बार कहता था कि विधायक जी जखनी कर तखनी में उड़ा दिए, तखनी उड़ा दिए। तो हमने तो मर्डर के दिन खुद देख लिया, मर्डर करते ही हाँ, वो जरा कहानी बताइए, हम फिर अंत की तरफ अब चलते हैं। हाँ, वो जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन की कहानी क्या है? ये मर्डर हुआ 2023 में 14 अप्रैल को हुआ और ये मर्डर करने के पहले ही से करीब 4 महीना पहले से गांव में वो कैंप किए हुए। अब प्रतिदिन जिस बाग में ये रहता तो पौधा लगाया था, पहले तो सारे पौधे को कटवा देते थे, तोड़वा देते थे। इसके बचाव के लिए एक झटका मशीन है उसको लगाया, लेकिन झटका मशीन लगा रहा था उसी समय इन्होंने कहा कि झटका मशीन तुम्ही को झटका देगा। फिर भी मेरा बेटा ऐसा नहीं सोचा कि तो गांव में है क्या करेंगे, कहीं बाहर रहेंगे तो भले कुछ कर देंगे, क्योंकि उसको एहसास तो था। ये 2021 में मेरे पास जो वीडियो दिया वो वीडियो से आपको साबित हो ही जाएगा, इसको कहने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो लाइन में पता चल जाएगा। तो ये कैंप कर रहे थे, उस अपने बॉडीगार्ड को उस समय छोड़ दिया। जब भी इनकी प्लान बनता है, अब आज भी बॉडीगार्ड लेकर के नहीं चल रहे हैं, तो बॉडीगार्ड को छोड़ दिया। आइए अपने गांव के जिसका मर्डर में हमने FIR में नाम दिया है, सारे लोग को कन्विंस कर करके अपना ले लिया। क्या प्लान कैसे बनाना है वो बात समझेगा आदमी। लेकिन ये रात में 9 बजे रात में ये बेटा मेरा पटवन करने गया और खेल खेले थे कि उसको बुलाओ, किसी तरह से अपना क्या कैसे प्लानिंग बनाए होंगे। तो जैसे ही मेरा बेटा वहाँ बगान में पहुंच रहा है जहाँ उसका मुंह का पटवन करना था, वहीं मशीन लगा हुआ था, तो पहुंचते ही ये वाले बिजली वाले से मिल करके लाइन कटवा दिया। लाइन का इंतजार में मेरा बेटा इंतजार कर रहा था कि अब लाइन आएगा तब पटवन करके जाएंगे, मोटर चला देंगे। लेकिन लाइन का इंतजार करते रहा, नहीं आया। तब इन्होंने जो उसको पटवन करना था उसको कहा कि आप चले जाइए भैया, जब आ जाएगा लाइन तो हम पटा देंगे, आप काहे को परेशान हो गए, हम कर देंगे।
वो लोग हटा है और उसके बाद में जैसे ही अपना बगान में हिलने गया है, इसी बीच में इसको लोग पकड़ के घेरा, कैसे क्या किया है वो सारी FIR से पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या किया है। वो इसको एहसास हुआ, जबरदस्ती लोग पकड़ लिया, 8-9 लोग थे। इसका कुछ का नाम दिए हैं, कुछ लोग को हम नहीं पहचान सके, उसको हम नाम नहीं दिए हैं, लेकिन जिसको हम पहचान लिए उसका नाम हम दिए हैं। हम घर में ही थे, लाइन कटा हुआ था, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि लाइन नहीं है, इसलिए तो मेरा लाइन का इंतजार कर, लाइन मोटर चलाइए करके आएगा। इसके चलते लाइन नहीं, तो हम आंगन में अपना सौंच में बैठे हुए थे और इसी बीच में हमको एक गोली छूटने का आवाज मिला। तो हमने तुरंत कहा कि अरे गोली कहाँ से चला भाई। हमने सोचा कि अपने बेटे से फोन करके पूछें, लेकिन हम जैसे ही मोबाइल उठा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बेटा का मिस कॉल आया है, क्योंकि कॉल वो करना चाह रहा था और क्या उसके साथ परिस्थिति गुजरा हमको पता नहीं। तो हम तुरंत फिर दरवाजा पर निकले और बहुत सारे लोगों को मजमा लगवा दिए थे दरवाजा पर कि घर से निकलेगी तो ऐसा नहीं खोजेगी, उसको बता देना कि कहीं बर्थडे है। तो हम निकले तो बाहर से लोग खड़ा था, हम कहलिए अरे भाई कहीं से गोली का आवाज आया, तुम लोग यहाँ अथी करे, यहाँ गांव में पत्ता भी खरखराता है तो तुम लोग पूरे राइफल बंदूक लेकर के निकलता है, क्यों खामोश हो तुम लोग? तो कह दिया हमको किसी की अरे कहीं बर्थडे मनाया जा रहा है। कहली कि इस गाँव में हिचन बीघा में बर्थडे गांव में नहीं मना करके बाद में कहीं मना रहा है लोग, ऐसे होता है क्या कि बाद में कहीं मनाते? हमको कुछ संदेह हो गया कि मेरा बेटा आया नहीं और वीडियो जो भेजा था ये सबसे शंका हमारा बना रहता था। तो हमने तुरंत हम निकलने का काम किया, बेटा को, बड़े बेटा को कहे कि बेटा से देखो हम जा रहे हैं हरा पर बोलता है वो से बाबू आया नहीं, से जल्दी तुम भी चलो। अब तक एक और आवाज आई और 9:22 मेरे पास कॉल आया था और हम फिर कौन 9:24, 9:25, 9:26 लगाते हम चले गए। मुश्किल से जहाँ घटना घटी थी घर से मेरा दूरी उससे 1 मिनट का रास्ता। हमने ये आवाज सुन करके ज्यादा बेचैनी में तेजी से दौड़ते जा रहे, मेरे पीछे मेरा बेटा भी आ रहा था। घटना स्थल पर जाते जाते हम देखे कि रविंदर सिंह आई सब लोग है वो ना, उनको कह रहे कि मारो मारो मारो, जल्दी देखो मारो, भाग जाएगा। और तड़ातड़ मतलब गोली फिर चलने लगा। तो हमने अपने बड़े ले गए थे टॉर्च, उससे जब देखा तो सब कोई सामने नजर आ गए। लेकिन हमको चकमा में इसलिए पड़ गए कि मेरा बेटा जिस बगीचा में रहता था उस बगीचा में इन्हीं का परिवार, इन्हीं का गोतिया का, इनका भाई लगता था, एगो पोता लगता था और एक भतीजा, ये 2 उनका पोता और उनका भाई जो चचेरा भाई जो था वो बागान में वही टॉर्च जला करके अपना घूम रहा था। मैं कंफ्यूजन में पड़ गई, मेरा बेटा तो वहाँ है और मर्डर के 3-4 दिन पहले इन्होंने यही कहा था कि बड़ी नीलगाय आकर के फसल खा जा रहा है, इसको मार देना है। तो हम इसी कंफ्यूजन में पड़ गए कि ये लोग मार रहा है नीलगाय को। लेकिन जैसे टॉर्च जलाए तो उधर से देखे कि वो राइफल मेरे तरफ तन गया, तो हम जल्दी से लाइट ऑफ कर दिए और ऑफ करते हैं और तुरंत उधर से फायर हुआ। तो बगल में एक करहे पर एक बिजली का पोल लगा हुआ था, उसी में जाके गोली लगी है। और जैसे ही गोली लगी तो हमने दोनों माँ बेटा रोड छोड़ करके पतली सी आपको भी मारने की कोशिश जी, हमको भी मारने का किया। तो हमने खेत में उतर गए तो पीछे घस सकते कि अपने बेटे के पास कहे कि बेटा तुम चल जाओ घर में, क्योंकि मोबाइल और टॉर्च तुम भी लेके चलाए, हम भी लेके चलाए हैं। तो बहू घर में है, पोता है, लाइन है, नहीं कुछ करेगा तो क्या करेगा, कहीं फोन भी करना होगा तो कैसे करेगा। तो तुम जाओ, देखते हैं लोग हट जाएगा तो हम जाएंगे और उसके बाद में हम तुमको कॉल करेंगे या बाबू को हम लेके आएंगे। वो घर में जाता है, तब तक जो लाइट जला के घूम रहा था बगीचा में उसी का बेटा आया पीछे से, कह रहा चाची तू कहाँ जाई था? हम बोले हो से देखा ना दिवाकर आया नहीं तो नहीं, आज कल तू ऐसे अभी कैसे आ रहा है हो, इतना गोली चला, तुम लोग को कोई कहती नहीं हो, कोई गांव वाला सुख आया नहीं, क्या बात है, वो अभी तुम आ रहे हो, हम तो जा रहे अपना बेटा को बुलाने। तो कि हाँ उसे हम मछली बना के खाई थे ऐसे करी। हम कहली कैसे तुम लोग घटिया हो कि गाँव में गोलियां चल रही है और तुम मछली बनाने में मस्त हो। और ऐसे करते करते मतलब तुरंत हम घटना स्थल पर पहुंच गए। जैसे घटना स्थल पर पहुंचे हैं तो उधर से देख रहे हैं उसी लड़का का बाप आया है, टॉर्च मेरा ही बेटा का टॉर्च लेकर के आया है और कह रहा है कि कौन है, चिल्ला के बोला। तो हम इनसे बोले कि तू कौन है कि नहीं चिन्ह रहा है हमको, से हमारे बेटा कहाँ है, उसका पुकारू नाम लोग गाँव के लोग दिवाकर कहते थे, जबकि नाम उसका कुमार गौरव। तो कहा कि हम भी तो उसी को खोज रहे हैं। बोले तुम भी खोज रहे थे कि हाँ इसका उसी का टॉर्च है, देखिए ना टॉर्च टूटा हुआ है, से कहीं कैसे तो टूट गया है। हम भी उतना नहीं ले सके अगर कैसे टूट गया होगा, लेकिन इतना बोलते ही तब तक देख रहे कि मेरे बेटे का चप्पल और उसका गमछी उड़ रहा है, एक पाँव का चप्पल वहां
हम तो बहुत ये हो गए। और जो बेटा उसका आ रहा था मेरे पीछे, वही में से फिर टॉर्च मांग करके चारों परत कह के हम ढूंढ रहे हैं, और वही फिर पुआल में लाठी से ढूंढा। तो चूंकि वो तो जान रहा है घटना, इसलिए तुरंत पुआल में भी नहीं ढूंढा, लाठी से कह रहे कि लाठी से ढूंढे हैं। तब तक हम बेटा को जो कॉल कर दिए तो बेटा भी मेरा आ गया। मेरा बेटा भी सवाल कर दिया कि तुम कैसे जाना कि मेरे भाई का लाश इसी में, तुम कैसे नहीं? तो कि हमको लगा कि हम ऐसे ढूंढने लगे, तो इधर उधर ना जा करके तुम कैसे। इसी बीच में रविंदर सिंह को कोई फोन किया, कैसे हुआ आए, फिर कहा फोन किया तो आए तो और घटनास्थल पर देख रहे, बेटा को तो नहीं देखे भी नहीं, और कह रहे हैं क्या कि गांव के लड़का को कह के रे डबलुआ पूछी तो ददिया से कि क्या करता हूँ, अब तो जो हो गए न काम, अब क्या करता हूँ? तो हमने कहा कि शर्म नहीं आ रही आपको, बेटा के मार के और कुछ अब क्या करेगी? आपको जो करना था तो कर दिए, अब मुझे जो करना होगा से हम करेंगे। क्या मेरा ही बेटा था कि आपने मेरे बेटा को मार दिया? यही सब चीज बोले तो पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को भी मैंने ही सूचना दिया। आप एमएलए हो, आपका बेटा की सूचना सुनने के बाद में भी आप थाना को भी नहीं कॉल कर, कुछ नहीं। वहाँ है वो पत्रकार थे, कौन कश्यप थे, उपेंद्र कश्यप, रामनगर में गाँव का लड़का था, वो फिर फोटो खींच करके कैसे वहाँ भेजा कश्यप के पास। क्या तो एफआईआर हुई, इसमें इनका नाम है? नाम जी नाम है। तो क्या 302 का मुकदमा क्या लगाया? जी 302 का मुकदमा है। और क्या है वो लाश गिरफ्तारी हुई थी इनकी? किसी की गिरफ्तारी नहीं कर रही पुलिस, एकदम खामोश है। इसमें लालू सरकार, नीतीश सरकार, सारे के सारे लोग उनका संरक्षक है। कहीं आपने कोशिश की किसी से मुलाकात करने की? मैंने बहुत लोगों से कोशिश किया, लेकिन कहीं हम सफल नहीं हो सके। आईजी, डीआईजी सबके पास मैं गई हूँ, मिला भी, आवेदन भी लिया, और मैंने डाक से भी स्पीड पोस्ट भी किया, उसका भी मेरे पास रसीद है, लेकिन कोई किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं ये है आयोग महिला मानवाधिकार, उसको भी मैंने हम हर जगह दिए, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ। और इस बीच आपके और बड़े बेटे की भी जान का खतरा बना हुआ। हाँ, अब तो जान से हमने इसका भी आवेदन दिया है। हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तो किसी तरह से कुछ दिन के लिए तो हमको दिया सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ के एसपी ने दिया। अच्छा। लेकिन हम कहे कि इससे हमको जान के जब इस तरह से दबाव बना रहा है कि तुमको वापस लो, न तो तुमको भी मार देंगे, तो हम इस परिस्थिति में कैसे जी सकते हैं? घर में नहीं रहने, गाँव में बहुत बड़ी गाँव है, कुशवाहा लोग सब मिल करके इसमें अति किया है। उनका अति वहाँ के यादव लोग मुझे अपने घर में अभी तक मुझे रखा हुआ है, वही खिलाता है, वही लोग पिलाता है, कहीं भी रह लेते हैं, कहीं सुख लेते हैं। इतना खतरा बना। वो गांव वाले लोग कहते हैं कि नहीं आपको मार देगा। और बड़ा बेटा कहाँ आपका? बड़ा बेटा को तो हम कहीं हटा दिए हैं, जिसका हम नहीं बता रहे हैं गोपनीयता के हिसाब से, कभी जान का डर जी। हमने यहाँ तक कि मेरा बेटा आवेदन किया एक शास्त्र के लिए, लेकिन उसको भी डीएम अभी कुछ पास नहीं कर रहा है। नौटंकी हो रहा है, समझिए कि अब 2 साल होने वाला है। सगरों से पास होके आ गया, लेकिन डीएम दबा के रखे हुए। तो हमको तो ये लोग मरवाना चाह रहा है। प्रशासन उसी के पक्ष में है, कोई कार्रवाई कर नहीं रहा है, गिरफ्तारी कर नहीं रहा है, तो हमको तो खतरा है। और बल्कि 12 दिसंबर को अपने घर जा रहे थे, ये बाइक से ही घूम रहे हैं। इनकी बॉडीगार्ड है, इसके बाद में बॉडीगार्ड छोड़ करके ही चल रहे हैं, अब बाइक से चल रहे हैं। तो इनकी प्लानिंग है कि अभी क्योंकि मेरे गाँव के आसपास में मर्डर करेगा आदमी, तो हम अपने रोड से उतर के, अगनूर से उतर के जा रहे थे बाजार से, तो हमको तो पैदल जाना था, मेरे पास कुछ है साधन नहीं, पैदल जा रहे थे। इसी में गाँव का ही आदमी जिसकी उसके मर्डर केस में उसका भतीजा का भी नाम है, वो मेरे पीछे वो सीआईडी का काम किया और बताया तो पीछे से रविंदर सिंह वो फिर बाइक से चल दिए। पहले देखे दूसरा ड्राइवर को, मैंने गाड़ी पर जो बाइक पर जो बैठा हुआ था दूसरा आदमी था, और जब उस रोड में गया, जब हमको पीछा किया, उस समय दूसरा लड़का था। लेकिन हम बच गए इत्तेफाक से कि हम जा रहे थे रास्ते में, हम तो रास्ता चेंज कर दिए। अचानक मुझे लगा कि कोई रास्ता रोक रहा है कि इस रास्ता से मत जाओ, रास्ता मैंने रास्ता बदल दिया, लेकिन मुझे रास्ता समझ में नहीं आया। तो फिर हम उसी रोड पर आ गए, लेकिन गांव का ही एक साहू जी का मकान है, उसी के पास निकले। तो मेरे गांव की एक गोतनी लगती थी, उस आदमी का 2 पत्नी, तो छोटी वाली पत्नी थी, उसी जगह कुछ खरीद रही थी। मेरे ऊपर नजर पड़ा तो कहा कि ये दीदी कहाँ जाए थे सर, चलिए हम हुआ ना ऊपर। हम जैसे ऊपर गए हैं और इसी बीच में ये निकल गया आदमी, मेरे पीछा किया, तेजी से बाइक हकवा रहा था कि जल्दी देखो कहीं निकल ना जाए।
तो हम उस औरत को भी कहे कि देखो अभी रविंदर सिंह गया है और मेरे खोज में गया है, क्योंकि उसको हम देखे 11 बजे, आज अभी 2 बजने वाला है, फिर अभी तक ये दूसरा आदमी लेकर के जा रहा है। अब चादर ओढ़े हुए था, ये मफलर लपेटे हुए, तो कह रहे कि आप जान बोले कि बिल्कुल आप देखिएगा 10 मिनट के अंदर आएगा वो, क्योंकि हम तो मिलेंगे ही नहीं, हम तो यहाँ हैं। और उस औरत को बोल करके हम हट गए वहां से कि देखना फिर वो लौटेगा। हम दूसरे के घर में जाकर के ऊपर छत से देख, तुरंत 2 मिनट नहीं हुआ लौट गया आदमी। तो जो है पूरा आप लोगों के पीछे पड़ा जी हुआ है। हाँ। तो ये प्रशासन को जब हमने कॉल किया तो कह रहा है वहां से बड़ा बाबू कि आप काहे को जाते हैं गाँव, मत जाइए, उनका भी तो गाँव है। हम बोले इनमें जाने पर रोक थोड़ा है, जाए, ये कह रहा है जाए, लेकिन ये आखिर गांव में जाना था तो इनका बॉडीगार्ड है, हमको बॉडीगार्ड की जरूरत आप दे नहीं रहे हो, वापस ले लिया है। और उनको बॉडीगार्ड की अगर जरूरत होती तो बॉडीगार्ड लेकर के चलते, गाड़ी है तो फिर बाइक से क्यों चल रहे हैं? कभी इस ड्राइवर को लेते हैं, कभी उस ड्राइवर को ले रहे हैं। तो आपका बोलिए आप फोन का लोकेशन दिखाइए कि कहाँ पर आदमी है कि नहीं है। बोलिए वो छोड़िए ना, आप मत न जाइए। बोलिए कहाँ रुकिएगा, आपसे ये अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहा और मुझे ही कह रहे कि आप तो मैं छुट्टी का बिल ढूंढूं छिपने के लिए। जिसको भागना चाहिए वो चल रहा है, जिसको चलना चाहिए वो भाग रहा है, उल्टी हम ही को भगा रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों आपने सुनी पूरी दास्तान जो है बहुत ही हृदय विदारक। एक माँ के दर्द को आपने सुना, उनके कलेजे के टुकड़े को, उनके बेटों को उसी के बाप ने मार डाला, और अब खुद इनकी अपनी पत्नी कह सकते हैं और अपने बेटे की जान के पीछे पड़ा हुआ है। और वो शख्स सामान्य शख्स नहीं है, पूर्व विधायक है, और उसका कहीं कोई बाल बांका नहीं हो रहा है। माँ जो है दर दर जो है दरवाजे भटक रही है, प्रशासन के यहाँ न्याय मांगने के लिए जा रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिहार में सामाजिक न्याय का एक दौर चल चुका है। महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े चैंपियन है नीतीश जी, और उसी बिहार में उन्हीं की कहिए तो छत्रछाया में एक महिला जो है दर दर की ठोकरें खा रही है। यही बिहार की असलियत है और यही बिहार की सच्चाई। लेकिन ये आवाज़ वहाँ दबी हुई है, इसलिए इनको आना पड़ा दिल्ली, और ये आवाज़ कैसे देश में और खासकर बिहार में पहुँचे इसकी कोशिश करनी पड़ रही है। बहरहाल जनचौक के लिए मैं